हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय यशचांद प्लेटफॉर्म। मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज सीवीटी के पहले और दूसरे दिन जितने भी जीटी के पेपर कंडक्ट हुए उसमें एलआर के क्वेश्चंस कैसे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। और हमारी पूरी टीम ने जो आप लोगों के लिए पहले 2 दिन में आने वाले क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है बाय इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ सेशन में। और पूरे का पूरा पोस्टमार्टम होगा, पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। ये देखेंगे कि सीवीटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम किस लेवल पर अपनी तैयारी को लेके खड़े हैं। तो जब से सीवीटी का एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, कैंडिडेट्स में बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि धीरे धीरे पहले 2 दिन में हमें पेपर के रिव्यू देखने को मिले हैं। जीटी की अगर मैं बात करूं तो किसी शिफ्ट में जीटी थोड़ा सा टिपिकल था, किसी शिफ्ट में जीटी थोड़ा इजी भी लगा है स्टूडेंट्स को। और अगर मैं जीटी की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट रहा, जीए थोड़ी सी टफ साइड में आई है। और क्वांट की बात की जाए तो क्वांट किसी सेक्शन में थोड़ा कैलकुलेटिव था और किसी किसी सेक्शन में मॉडरेट लेवल पर देखा गया है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रीजनिंग एंड क्वांट, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। लेकिन जीए ने आपको चैलेंजिंग सिनेरियो पेश किया है। यानी कि जीए में अगर आपकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ पकड़ नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, करंट अफेयर्स पे, डेफिनेटली आप लोगों को वहां पर दिक्कत होने वाली है। और रही बात एलआर की और क्वांट की, तो एलआर का डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं। पहले 2 दिन में जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के थ्रू हम लोगों को पता चले हैं, हु बहू एज इट इज हम यहाँ पर लेके आए हैं और देखेंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल था। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग मच। टुडे सेशन इज बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन है आपकी साइड से ही। पूरी टीम लगी हुई है, ऑन ग्राउंड ग्राउंड लेवल पर बच्चों से इंटरेक्ट किया जा रहा है, सेंटर्स पर जाके आपके क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं। एंड नाउ वी हैव अ प्रॉपर रीजनिंग रिव्यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, यानी कि 13th एंड 14th में पूछे जाए गए क्वेश्चंस क्या थे, कैसे थे, कितने मिनट में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो बेसिकली उन क्वेश्चंस की बात होगी। कुछ क्वेश्चंस में थोड़े बहुत डेटा अप डाउन हो सकते हैं, बिकॉज जितना स्टूडेंट्स ने हमें रिकॉल करके बताया, टीम ने उसको आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए विदाउट डीलिंग मच शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर इमेज। ये क्वेश्चन आपको मिरर इमेज का देखने को मिला। मार्कर वर्ड गिवन था और उसका इमेज आपको बताना था कि व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वर्ड। देखते हैं कि कितने लोग इसको 30 सेकंड के अंदर निपटा पाएंगे। यू हैव अ टाइमर वर्किंग ऑन गोइंग ऑन, तो कोशिश ये करो कि 30 सेकंड के अंदर इसको निपटाओ। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको टाइमर जरूर दूंगा, बिकॉज इससे आपको अपनी स्पीड चेक करने में मदद मिलेगी। आप टाइम बचा पाते हो या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हो। मार्कर, मैंने मिरर इमेज के लिए आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है? मिरर इमेज की ट्रिक है, अगर आपको मिरर इमेज निकालने में प्रॉब्लम होती है, वक्त लगता है, तो द ट्रिक इज वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द इमेज, यानी कि आप मिरर वर्ड को लिख लोगे अपने रफ शीट पे जो आपको दी जाएगी सेंटर पर कैलकुलेशन के लिए। और उसके बाद सिंपली टर्न द पेज। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। टाइम लगता है दिमाग लगाने में, कंफ्यूजन अराइज होती है, सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं, तो ये सब अवॉइड करो। अवॉइड एवरीथिंग, जस्ट डू दैट। ड्रॉ द इमेज, यानी कि राइट डाउन दिस वर्ड मार्कर ऑन वन पेज, ऑन वन साइड ऑफ द पेज। एक पेज के साइड पे लिख दो और उसको टर्न कर दो। जैसे आप पेज को टर्न करोगे आपको क्या दिखाई देगा? मार्कर को अगर मैं टर्न करूंगा तो हाउ दिस मार्कर विल लुक लाइक। देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो के गड़बड़ दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ के यहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको। के में गड़बड़ी है, के का मिरर इमेज गलत दिया हुआ है। हाँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो विल दैट वर्क, क्या ये काम करेगा? जरा चेक करो। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओ सॉरी, नॉट बी, बी में एम को दिक्कत होगी, बाकी सारे तो सही थे। एम विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो अगर मैं बात करूं तो सी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में आर को दिक्कत हो जाएगी। आर का मिरर इमेज आपने यहां पर गलत दिया हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। और जिनको भी डाउट है, कुछ नहीं करना है, पेज के एक साइड पे मार्कर वर्ड को लिख दो, पेज को टर्न कर दो, जो भी दिखेगा वो मार्कर का कोड है।
नेक्स्ट, चलिए आपसे यहां पर पूछा गया कि क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है, यानी कि ये फिगर x है, ये x फिगर गिवन 4 ऑप्शन में कहां पर हिडन है, कहां पर एम्बेडेड है, ये फिगर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन कहां पर आपको हिडन फॉर्म में दिखाई दे रही है। नाउ टेल मी द आंसर। टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बस मुझे ये देखना है कितने लोग इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाएंगे विद इन टाइम। अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करने की बात करते हो तो देखो यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा, मैं बस ये शेड कर रहा हूं, जो लोग ऑब्जर्व कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो उनको यहां पर कोशिश करनी है। यहां से अगर मैं देखूं तो देखो, एंड देन कम्स दिस फॉर्मेट, एंड यहां से भी अगर आप देखोगे तो देन कम्स दिस फॉर्मेट, यानी कि एग्जैक्टली ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, केवल ऑब्जर्व करिए, अपने आंसर को मार्क करिए एंड मूव ऑन। नेक्स्ट, चलिए आज बिल्कुल रैपिड फायर हम लोग करने वाले हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल इसी एटीट्यूड और इसी मोमेंटम के साथ आपको पेपर भी देना है। एग्जाम में पेन रुकना नहीं चाहिए, 12 से 15 मिनट के अंदर रीजनिंग को पूरी तरह से उड़ा दो, दैट शुड बी योर मोटो एंड एजेंडा। लेकिन उसके लिए ट्रिक पता होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मॉक्स की प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को नहीं मिला होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। यहां पर आपको करना क्या था, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली डिफरेंस पर काम करना था। अगर आप 2 और 5 के बीच का अंतर देखोगे तो कितने का गैप है, 3 का गैप है। 5 और 10 के बीच में अंतर देखोगे, गैप, व्हाट इज द गैप, द गैप इज 5। फिर यहां पर 7 का गैप, 9 का गैप, तो नेक्स्ट गैप विल बी 11। अब इससे आसान क्वेश्चन वो क्या ही क्रिएट करके देंगे आपको, दीज आर ऑड नंबर्स, तो 26 प्लस 11 दैट इज 37। ये फ्री के क्वेश्चंस थे, ये इसको मैं कहता हूं कि बुफे लगा हुआ है, बस सजा हुआ है, जाके खा लो। यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन, यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड। नेक्स्ट, चलिए पूछा गया मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द आर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी घड़ी के आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बनने वाला एंगल बताना है व्हेन द टाइम इज 3:15। जिन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रिक देखा है, ट्रिक को समझा है, उन लोगों को ये मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टाइम आपको दिया गया 3:15। सबसे पहले तो आप टाइम को देख लो, 3:15 का मतलब 3:15। 3:15 का मतलब 3 बजे के बाद क्वार्टर का टाइम मतलब 15 मिनट, तो 3 बजे के बाद 15 मिनट और, यानी कि 3:15 पर आपको एंगल बताना है ना। एंगल का ट्रिक क्या है, एंगल का फॉर्मूला क्या है, 11/2m-30h। ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, नहीं सीखा है आपने तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को कवर करिए। चैनल पर हो, आपको करना कुछ नहीं है, आप प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पे जाइए और वहां पर एलआर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देखिए। आप लोगों के लिए ही वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में सारे वीडियोस रखे हुए हैं, दैट इज योर जॉब टू कवर इट अप। 11/2m-30h, m की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 15, तो 11/2 इंटू 15 सिंपली, और 30h, h की वैल्यू 3 है। h मतलब r और m मतलब मिनट, m का मतलब मिनट, h का मतलब r। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 15 इंटू 11 165/2 माइनस 90। अच्छा, 165/2 का मतलब क्या होता है, 165/2 का मतलब क्या होगा, टेल मी। दिस इज 82.5, 82.5 डिग्री माइनस 90, इसको डिग्री में मतलब, चलो अभी केवल कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, 82.5 माइनस 90 का मतलब क्या हो गया, 7.5। द करेक्ट आंसर है 7.5, 7 1/2।
ये 1/2 7.5 लिखना चाहते थे, बेसिकली दिस इज 7.5। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, 7.5 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कह रहा है 6.5। ठीक है, तो ये मत सोचना 61 और ये बीच में क्या है। और ये वाला जो ऑप्शन है वो 8 1/2 यानी कि 8 1/2 डिग्री लिखा हुआ है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, केवल मैं मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू उसको मैं कवर करूंगा। तो 82.5 माइनस 90 का मतलब -7.5 होता है, लेकिन एंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस आप मैग्नीट्यूड पिक करो और अपने ऑप्शन को टिक कर लो। नेक्स्ट, चलिए भाई फटाफट, आज तो बिल्कुल रैपिड फायर बुलेट ट्रेन की तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि लगे कि हम पेपर हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। वेरी क्विकली, नंबर बेस्ड पजल, इस तरह के क्वेश्चन रैंडमली किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में आपसे मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। अब एक चीज तो मुझे क्लियरली दिख रही है कि हर रो में मुझे 2 नंबर छोटे और 1 नंबर बड़ा दिख रहा है। इन एवरी रो, इन द फर्स्ट रो, इन द सेकंड रो, 2 बड़े नंबर और बीच में एक 2 छोटे नंबर और बीच में एक बड़ा नंबर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं तो ट्राई करूंगा कि रो बाय रो मुझे लॉजिक मिल जाए। अब मुझे बस ये देखना है कि 16 और 14 मिलके 210 कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, 16 और 14 मिलके अगर मुझे 210 क्रिएट करते हुए दिखे हैं, तो क्या मैं कह दूं कि 16 -1 इंटू 14। देखो जो पहला नंबर है उसमें से, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 14 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 4 64। तो 160 प्लस 64 इज 224। 224 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूं, यानी कि सेकंड नंबर को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 210। देखो, अब अगर आप सेकंड रो की बात करते हो तो आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 12, 14 इंटू 10 कितना होता है? 140, 14 इंटू 2 28। तो 140 प्लस 28 इज 168। 168 में से 12 माइनस करो, क्या मिलेगा? 156। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 156। देखो, अगर मैं रो बाय रो लॉजिक लगा रहा हूं तो मेरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लास्ट में क्या होगा? 12 इंटू 10 माइनस दी सेकेंड नंबर, दैट इज 10। तो 120 माइनस 10 इज 110। मेरा आंसर आना चाहिए 110, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था क्योंकि स्कोप चाहिए नहीं। नेक्स्ट, चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग इसको 30 सेकंड के अंदर कवर कर पाएंगे। कुछ बड़े क्वेश्चन अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हुए दिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको 1 मिनट के अंदर कर लो, कोई बात नहीं। आप 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो इजी हैं उनमें इस टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम आपने लिया है, इसको कवर करो। बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, एक जगह ज्यादा टाइम किल करोगे तो दूसरी जगह सेव करो। राज इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर फील्ड। आपके सामने एक स्क्वायर फील्ड है। चलो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है। और वो कहां पर खड़ा हुआ है? राज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर फील्ड, वो यहां पर है, मिड में। नाउ स्टार्ट वॉकिंग डायगनली टू द नॉर्थ ईस्ट। आपसे क्या बोला गया? वो डायगनली चलना शुरू करता है नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इधर, इधर चलना शुरू करता है। एंड आफ्टर रीचिंग मिड वे ही टर्न्स राइट। अब देखो, यहां से यहां जाना है, अगर किसी को यहां से यहां जाना है, मिड वे पे जाने के बाद वो राइट टर्न करेगा, यानी कि यहां से वो राइट टर्न कर लेगा।
तो राइट टर्न करेगा, यानी कि यहां पर पहुंचा और यहां से राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न लेने का मतलब इधर थोड़ा सा और नीचे रखता हूं मैं, मिड वे पहुंचा और यहां से राइट टर्न लेगा। राइट टर्न लेने का मतलब देखो, लेफ्ट और राइट टर्न हमेशा परपेंडिकुलरली लिए जाते हैं। तो इस लाइन पे आपका इधर राइट टर्न आएगा, दिस इज राइट टर्न, एंड रीचेज द फार एंड ऑफ द फील्ड। चलो, अब यहां से राइट टर्न लेता है और फार एंड ऑफ द फील्ड पहुंच जाता है। यहां पहुंचा, राइट टर्न लिया और फार एंड ऑफ द फील्ड यहां पहुंच गया। इस जगह पर वो पहुंच चुका है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग। फिर अब वो यहां से राइट मुड़ेगा और वॉक करना शुरू करेगा। तो राइट मुड़ने का मतलब है, अब ये देखो परपेंडिकुलर लाइन पे ही आप राइट टर्न लोगे, तो इधर लेना पड़ेगा राइट टर्न, ये होगा आपका राइट टर्न, ठीक है। तो राइट टर्न लेने के बाद वो चलना शुरू करता है। इन द मिड वे ही अगेन टर्न्स राइट। अच्छा, यहां से अगर वो राइट टर्न लेके चलना शुरू करता है तो आधे रास्ते पे जाके, यानी कि यहां से यहां ना पहुंच के आधे रास्ते में जाके ही अगेन टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग। फिर से वो राइट टर्न करता है और वॉक करना शुरू करता है। यहां से वो राइट टर्न लेके वॉक करना शुरू करता है, यानी कि अभी वो यहां पर खड़ा है, ठीक है। देन इन हाफ वे ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। आधे रास्ते पे जाके वो लेफ्ट टर्न करेगा, आधे रास्ते पर जाके यानी कि यहां पर जाके वो लेफ्ट टर्न करेगा, एंड रीचेज द न्यू फार एंड, एंड रीचेज द न्यू फार एंड, यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा, न्यू फार एंड, ठीक है। रीचेज द न्यू फार एंड। अब आपसे पूछा गया इन व्हाट डायरेक्शन इज राज नाउ। राज अभी कौन से डायरेक्शन में है, राज यहां पर कौन से डायरेक्शन में है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस वाज स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अभी जो वहां पर खड़ा है दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। देखने में ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बेसिकली ऐसा है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको आधे रास्ते में जाके टर्न करने को बोला गया हर बार, और अंत में भी जब आप यहां से राइट टर्न लेके मूव करते हो, इस रास्ते में भी आधे रास्ते में रोक के आपको बोला गया लेफ्ट लेके फार एंड पर पहुंच जाओ। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है और कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। जो लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे मे बी दे विल गेट कंफ्यूज्ड, उनको लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, बट सिंपल था। एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। नेक्स्ट, चलिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग प्रॉब्लम। इट्स अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और ना ही दिक्कत हुई भी नहीं है लोगों को। हाँ, बीच बीच में क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए थे, जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी बच्चों को। बट अदरवाइज अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, आपने रेगुलरली यहाँ पे मॉक्स किए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मेरे साथ, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता एलआर में। एन अक्यूज्ड इज मोर पावरफुल देन द डिजीज्ड। ठीक है, अक्यूज्ड मोर पावरफुल है देन डिजीज्ड, तो ये आपने अक्यूज्ड बनाया। ज्यादा पावरफुल है डिजीज्ड के रिस्पेक्ट में, तो मैंने अक्यूज्ड को डिजीज के ऊपर रखा। ज्यादा पावरफुल हो तो आप ऊपर प्लेस कर दो। फिर बोला गया पुलिस आर लेस पावरफुल देन द कोर्ट बट मोर पावरफुल देन द लॉयर। पुलिस के बारे में क्या बात हुई है, पुलिस के बारे में बात की गई है दैट लेस पावरफुल देन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट पुलिस से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पुलिस मोर पावरफुल देन द लॉयर। ठीक है, ये आपको बोला गया, ये दो सेपरेट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। फिर बोला गया अक्यूज्ड बेंड हिज हेड बिफोर पुलिस। अच्छा, अक्यूज्ड जो है वो अपना सिर पुलिस के नीचे झुकाता है, यानी कि अक्यूज्ड पुलिस से ज्यादा पावरफुल, अक्यूज्ड पुलिस से कम पावरफुल है। तो ये आपको क्लियरली पता चल गया कि पुलिस से
कम पावरफुल अक्यूज्ड, यानी कि आपने पुलिस को ऊपर बनाया और आपको ये भी पता है कि पुलिस के ऊपर कोर्ट, पुलिस के ऊपर कोर्ट, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको दो जानकारियां पता है, पुलिस से ज्यादा पावरफुल कोर्ट और पुलिस से कम पावरफुल अक्यूज्ड एंड उससे कम पावरफुल डिजीज्ड और पुलिस से कम पावरफुल लॉयर। अब दिक्कत यह है कि लॉयर का रिलेशन अक्यूज्ड और डिजीज्ड के बीच में नहीं पता। लॉयर का क्या रिलेशन है अक्यूज्ड के साथ, लॉयर का क्या रिलेशन है डिजीज्ड के साथ, इन तीनों में यानी कि लॉयर और अक्यूज्ड में कौन कम पावरफुल कौन ज्यादा पावरफुल नहीं पता, लॉयर और डिजीज्ड में कौन कम पावरफुल कौन ज्यादा पावरफुल नहीं पता, ये सब तो मुझे नहीं पता। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, हु इज द मोस्ट पावरफुल। अब आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मोस्ट पावरफुल यानी कि लॉयर से ज्यादा पावरफुल पुलिस, पुलिस से ज्यादा पावरफुल कोर्ट, तो ये तो कंफर्म है कि कोर्ट इस लिस्ट में भी ऊपर होगा और इस लिस्ट में भी ऊपर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगर ये पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता हु इज द लीस्ट पावरफुल, सबसे कम पावरफुल कौन है, तो आप नहीं बता सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि सबसे कम पावरफुल कौन है, तो फिर आप बोलते हैं कि या तो लॉयर होगा या तो डिजीज होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं मानो। ये तो कंफर्म है कि इन चारों में डिजीज सबसे कम पावरफुल है, लेकिन लॉयर और डिजीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ पावर, ये नहीं पता। तो लीस्ट पावरफुल में यहां पर ऑप्शन होता इधर लॉयर और डिजीज, लेकिन मोस्ट पावरफुल में वी आर श्योर दैट इज कोर्ट। नेक्स्ट, चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिकल रिलेशन, द करेक्ट proper logical Venn diagram between teachers, writers and dancers. चलिए देखो, टीचर की डिफिनेशन क्या होती है, अ पर्सन हु टीचेस यू एनीथिंग। आपको गिटार सिखाने वाले पर्सन भी आपके टीचर हो सकते हैं, आपको फुटबॉल सिखाने वाले पर्सन भी आपके टीचर हो सकते हैं, आपको कार सिखाने वाले पर्सन भी आपके टीचर होते हैं। टीचर का मतलब जरूरी नहीं कि केवल वो एकेडमिक बैकग्राउंड के ही हों, ठीक है। तो टीचर इज समवन हु टीचेस यू एनीथिंग। अब राइटर एंड डांसर की बात होती है। राइटर किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो मैथ्स की ही बुक लिखे तो वो राइटर है, वो फिक्शन लिख सकते हैं, वो डांस से रिलेटेड कोई बुक लिख सकते हैं। यानी कि कोई अगर टीचर राइटर होना चाहे तो हो सकता है, यानी कि टीचर और राइटर के बीच में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। एक टीचर राइटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि कुछ टीचर राइटर होंगे और कुछ नहीं होंगे। सिमिलरली कुछ राइटर टीचर होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो टीचर और राइटर के बीच में तो सम का रिलेशन है। अब बात आती है डांसर का क्या किया जाए। अब डांसर को यहां पर लेके आओ, क्या कुछ टीचर डांसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डांसर होने के लिए किसी भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई भी प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, और आप डांसर हो सकते हो। बीइंग अ डांसर इज बेसिकली अ स्किल, ठीक है, इसके लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं आपसे डांसर के बारे में बात करूं, तो डांसर कैन बी टीचर और डांसर कैन बी राइटर, डांसर कैन बी बोथ। भाई डांसर अपने डांस से रिलेटेड कोई किताब लिख सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांस को लेके बुक लिख सकता है, पब्लिश कर सकता है, तो डांसर कैन बी राइटर एज वेल। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भाई सिलोजिज्म के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो यहां पर अलर्ट रहना है आपको। यू डोंट हैव एनी चॉइस टू स्किप दीज क्वेश्चन, और ये तो फ्री के मार्क्स हैं। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, समझा हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस चैप्टर में। चलिए फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। स्टेटमेंट ने क्या बोला, ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, ऑल एनर्जीज आर पावर, ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, ऑल एनर्जीज आर पावर, ठीक है। देन नो पावर इज हीट, कोई भी पावर हीट नहीं है, तो पावर को हीट से दूर बनाइए। अब कंक्लूजन नंबर 1, सम फोर्सेस आर डेफिनेटली नॉट पावर्स। ये कंक्लूजन कंफर्मेशन की डिमांड कर रहा है कि आप श्योरली बता दो मुझे कि कुछ फोर्सेस डेफिनेटली पावर नहीं है। आप जरा देखें,
अब मुझे सारे के सारे फोर्सेस, देखो जरा डायग्राम देखो, मुझे सारे के सारे फोर्सेस पावर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारे फोर्सेस एनर्जी है, सारे एनर्जी पावर है, तो सारे फोर्सेस तो पावर हो गए। सारे फोर्सेस अगर पावर मुझे दिख रहे हैं, तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि कुछ फोर्सेस डेफिनेटली पावर नहीं होंगे? मैं आके पूछूंगा कहाँ है वो कुछ फोर्सेस जो कि पावर नहीं है? कंक्लूजन का कहना है कि कुछ फोर्सेस डेफिनेटली पावर नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वो फोर्सेस कहाँ है, मुझे दिखाओ वो फोर्सेस जो कि पावर नहीं है। यहाँ पर तो सारे के सारे फोर्सेस पावर है। तो जब सारे फोर्सेस पावर है, तो ये कंक्लूजन तो सरासर गलत है, डेफिनेटली फॉल्स है। ये तो गलत हो गया ना। ये तो कह रहा है कि कुछ फोर्सेस पक्का है कि पावर नहीं है। भाई कहाँ है, कहाँ पक्का है कि वो पावर नहीं है? ये तो ठीक उल्टी बात आप कर रहे हो, तो ये गलत है। नेक्स्ट, नो हीट इज फोर्स। इनका कह रहा है कि कोई भी हीट फोर्स नहीं है। बिल्कुल सही बात। भाई जब हीट को आपने बोला कि पावर से दूर रखो, हीट को आपने बोला अकॉर्डिंग टू डायग्राम हीट को मुझे पावर से दूर रखना है, तो हीट अगर पावर से दूर है तो पावर के अंदर कैसे जाएगा? वो फोर्स को कैसे टच करेगा? जब मैं पाकिस्तान जा ही नहीं सकता तो मैं कराची कहां से जाऊंगा, मैं लाहौर कहां से जाऊंगा? क्लियर? तो वही बात है, यहाँ पर हीट अगर पावर से दूर है यानी कि एनर्जी से भी दूर है और फोर्स से भी दूर है, तो नो हीट इज फोर्स इज परफेक्टली फाइन, ऑल राइट। माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नाउ वी आर डीलिंग विद ब्लड रिलेशन। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा, और इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स भी हैं, फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी हैं। तो P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P क्या है? भाई है। किसका भाई है? Q का भाई है और R का भाई है। तो Q और R का तो जेंडर मैं नहीं बता सकता। P ब्रदर है इसलिए वो मेल है। फिर आपने बोला S R की मदर है, तो S अगर R की मदर है तो S इन दोनों की भी मदर होंगी फिर, क्योंकि ये तीनों तो सिबलिंग है। फिर बोला गया T P के फादर है, तो T अगर P के फादर है तो P की मदर S, P की मदर S तो P के फादर T, यानी कि T और S इन दोनों को मैरिड कपल बनाना पड़ेगा। दे आर मैरिड टू ईच अदर। अब आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। ध्यान से पढ़ना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, टी इज क्यूज फादर, टी क्यू के फादर है, क्या ये कैन नॉट बी ट्रू है? ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। एस पी की मदर है, तो एस पी की मदर, ये तो बिल्कुल सही बात है। मुझे कैन नॉट बी ट्रू चाहिए, यानी कि फॉल्स चाहिए। पी इज एस का सन, देखो पी एस का सन है, ये भी तो 100% करेक्ट बात है। पी तो एस का सन होगा, बेटा ही है। क्यू टी का सन है, तो क्यू टी का सन है, ये 100% ट्रू नहीं हो सकता। मे बी, मे नॉट बी, ठीक है, मे बी। टी का सन क्यू हो सकता है, या आप कह सकते हो क्यू टी का सन हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, तो ये मेरा आंसर होगा। दिस इज कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। देखो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने बताए हैं, रीट्रेस किए हैं, रिकॉल किए हैं, वंस दे केम आउट ऑफ देयर एग्जामिनेशन हॉल। इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे कुछ डेटा हो सकते हैं, बट मोस्टली इसी लाइन पर आपका पेपर देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों का पेपर अभी आने वाले दिनों में है, किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में, तो आप इमेजिन करिए कि एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल भी यही होने वाला है, और यहाँ पर 90% तो आप एक्यूरेसी मान के चलोगे, ये सारे क्वेश्चंस वही है। ठीक है, तो रेनबो इज कनेक्टेड टू स्काई, यानी कि रेनबो को अगर मैं स्काई के साथ कनेक्ट करूं तो बिल्कुल वैसा रिलेशन कहां पर मिल रहा है? तो रेनबो स्काई में बनता है। भाई बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू लाइट रे पास होती है, तो उसकी वजह से लाइट रे अलग अलग फॉर्म में बेंड होके आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट while passing through water droplets, once the rain gets over, रेनबो बनता है। ठीक है, बारिश होने के बाद सनलाइट आती है, थोड़ा हल्का हल्का सूरज की रोशनी दिखती शुरू होती है, और लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होकर दिखती है, तो वो लाइट अपने पूरे फॉर्म में, विब ग्योर वाले फॉर्म में आपको दिखाई देती है। दैट इज रेनबो फॉर्म्ड इन स्काई।
तो अब हम बोले कि कौन कहाँ बनता है, इमेज क्या अर्थ पे बनती है? नहीं, इमेज तो कहीं पर भी बन सकती है, जरूरी नहीं है कि अर्थ में बने, हमेशा अर्थ पे ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। लाइट केवल डार्कनेस में बनता है? नो। मिराज डेजर्ट में बनता है? यस। मिराज इज अ फिनोमिना जो कि आपको डेजर्ट में दिखाई देता है। मृग तृष्णा कहते हैं इसको हिंदी में। जब आपको लगे कि कोई वाटर का सोर्स है जो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, जब आप रेगिस्तान में चलते हो तो आपको दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से कि वाटर का कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर है, चाहे वो तालाब है या छोटी लेक है या कुछ भी है, तो वो आपको दिखाई देता है, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल मिराज। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, वो भी रिफ्रैक्शन का ही फंडा होता है। अब रेन क्या केवल माउंटेन में ही होती है? नहीं, रेन तो कहीं पर भी हो सकती है। तो मिराज इज अ फिनोमेना व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या किया आपने। सिक्योर को अगर कनेक्ट करते हैं सेफ के साथ तो टू सिक्योर को हम क्या कहेंगे? वेरी इजी, वेरी इजी। ऑप्शंस यहां पर बहुत इजी हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सिक्योर करना या सेफ करना किसी को ऑलमोस्ट सिमिलर है, द आइडिया इज सिमिलर। सिक्योर करना या सेव करना, दे आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स टू ईच अदर। अगर अब यहां पर बात करूंगा टू सिक्योर, यानी कि किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, तो बचाना प्रोटेक्ट करना मतलब ऑप्शन नंबर डी। टू सिक्योर, टू इंश्योर नहीं, टू गिव प्रोटेक्शन। सिक्योर करने का मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को बचाना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए भाई, एनालॉजी बहुत पूछी जा रही है तो तैयार रहना। आपके लॉजिक को टेस्ट किया जाएगा, आपके डे टू डे लाइफ अवेयरनेस एंड नॉलेज को भी चेक किया जाएगा, लाइक इन दिस क्वेश्चन। चलो, आपसे बोला गया पाउंड इज कनेक्टेड टू येन, तो पोलो इज कनेक्टेड टू व्हाट? तो देखो, पाउंड एंड येन दे आर करेंसीज। पाउंड और येन ये दो अलग अलग करेंसीज है। तो पोलो इज अ स्पोर्ट, तो मुझे अगला स्पोर्ट चाहिए भाई। ये दो करेंसी को आपने कनेक्ट किया, पाउंड इज अ करेंसी, येन इज अ करेंसी, तो पोलो एक स्पोर्ट है। तो बिल्कुल वैसा स्पोर्ट मुझे क्या मिल रहा है? हॉकी। हॉकी इज अ स्पोर्ट। बिल्कुल सिमिलर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो दो सेम कैटेगरी के एलिमेंट यहाँ पर करेंसीज आपको दी गई है, तो यहाँ पर भी स्पोर्ट्स रखना होगा, तो दैट इज हॉकी। सिंपल। हाँ, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सर येन इज अ करेंसी और नॉट, तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि येन कहाँ की करेंसी है। पोलो, आपको ये पता ही नहीं कि पोलो एक्सपोर्ट होता है, आपने सुना है नहीं सुना, आई डोंट नो, आप जाके पता करिए, देखिए। जब घोड़े पर बैठ के हॉकी खेली जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल पोलो। नेक्स्ट, चलिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इसी लाइन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट एग्जैक्टली बट एज पर दी स्टूडेंट्स जो उन्होंने हमें गाइड किया, बिल्कुल इसी लाइन पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो लेट्स सी कितने लोग इसको विद इन टाइम या बहुत फास्ट कर पाते हैं। आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सी जेड बी अकर इन सच अ वे दैट जेड इज इन द मिडल ऑफ सी एंड बी। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। Z is in the middle of C and B, and C and B are adjacent to it on the both sides. तो C Z B, क्या यहां पर आपको मिल रहा है C Z B? नहीं। C Z B आपको यहां पर मिल रहा है, दिस इज वर्किंग फॉर मी। ठीक है, अब आप देखो, यहां पर आपको ये नहीं बोला गया था कि C को लेफ्ट पे रखना है या B को राइट पे रखना है। गौर करो, कहीं पर भी क्वेश्चन ने आपसे ये बोला क्या? आपको केवल ये बोला कि Z इज इन द मिडिल एंड C एंड B आर एडजेसेंट टू इट ऑन बोथ साइड। तो सी जेड बी भी मिल सकता है या फिर बी जेड सी भी मिल सकता है, ये दोनों चलेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में, जो एग्जैक्ट ऑर्डर अगर
ढूंढना होता तो वो मेंशन करते क्वेश्चन में, उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने सिंपली बोला कि z को मिडिल में रखो, सी एंड बी को एडजेसेंट साइड्स में रखो। तो इसका सीधा मतलब है कि पहला और ये दूसरा होगा। देखो लुक एट दिस, दिस इज योर सेकेंड पैटर्न। यहाँ पर सी जेड बी, यहाँ पर आपको थर्ड मिलेगा, देन इसके बाद सी जेड बी, यहाँ पर आपको फोर्थ मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 4। आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन। ये चार अलग अलग ग्रुप हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग विच इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ सीयूईटी। चलिए फटाफट निकालते हैं। ब्रदर का कोड दिया हुआ है और शिकारा का कोड पूछा गया है। द कोड ऑफ ब्रदर इज गिवन एंड द कोड ऑफ शिकारा दे आर आस्किंग। वेरी इजी। अगर आप यहां पर गौर करोगे वर्ड को, तो ब्रदर के कोड में ये जितने भी लेटर है वो बिल्कुल एज इट इज, नॉट एज इट इज बट ब्रदर में आने वाले जितने भी लेटर है वो रीशफल्ड मैनर में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो देन यू कैन से कि ये सारे के सारे लेटर्स रीशफल्ड मैनर में आपके सामने है। अब रीशफल्ड मैनर में कैसे है आपके सामने, अगर मैं बोलूं कि क्या ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखो ठीक है। और टी -1 सेंट्रल लेटर में आपने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो बिल्कुल उसी पैटर्न को यूज करूंगा शिकारा। तो शिकारा पे अगर आप सेम पैटर्न यूज करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, IHS ARA। और सेंट्रल लेटर में आपको -1 करना है तो K-1 करोगे तो J। तो आपका आंसर क्या होगा, IHSJARA। IHSJARA इज ऑप्शन नंबर सी। देखो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, विजिबल है, सारे लेटर बस रीशफल्ड मैनर में मुझे दिख रहे हैं एक्सेप्ट वन, तो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट, और अगर आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक सीख ली हैं तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ये देखना है कि क्या आपने सीखी हैं या नहीं सीखी। पेड बैचेस जो हम लोगों ने लिए उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे पैटर्न्स। हम लोग लगातार मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इन दोज मॉक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज पैटर्न्स। इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव। तो देखो यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको फिगर बनाकर दिखाता हूं। इमेजिन करो कि आपके सामने ये एक बॉक्स है। ट्रायंगल की बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिखाई हुई है, सिखाई हुई है, सब जाके सीखिए। अगर आप वो सीख लोगे तो ये मुश्किल से 30 सेकंड का वक्त लगेगा और यू कैन गेट द आंसर। अब अगर गौर करोगे तो ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स। जरा गौर करना, मैं इस बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। आप कोरिलेट करते रहिए कि किस बॉक्स के बारे में बातचीत चल रही है। आई होप कि ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स को अगर आप देखोगे तो इस बॉक्स में टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, तो 4 इंटू 2 कर दो, दैट इज 8, ठीक है। ये 4 पार्ट थे तो मैंने 4 इंटू 2 कर दिया, दैट इज 8, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स के अंदर अगर मैं आपको एक नया बॉक्स बनाकर दिखाऊं, मैं इस बॉक्स के अंदर ये वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं, गौर करो। अभी तक ये बॉक्स हमने कंसिडर नहीं किया था क्योंकि ये बॉक्स विजिबल नहीं था, ये तो अब विजिबल हुआ है। तो इसमें भी 4 पार्ट है, 1 2 3 4, तो यहां पर भी 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8। 8 ट्रायंगल आपको यहां मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको यहां पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, क्या आपको ये वाला बॉक्स दिख रहा है।
अभी तक इस बॉक्स में आने वाले कोई भी ट्रायंगल को मैंने काउंट नहीं किया, तो यहां पर भी आप 4 into 2 कर दो, दैट इज 8। 8 ट्रायंगल आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। वी हैव 8 मोर ट्रायंगल्स हियर इन दिस पिक्चर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सर इन दोनों बॉक्सेस के आने के बाद, इमेजिन करो इन दोनों बॉक्सेस के आने के बाद मुझे ये वाले जो ट्रायंगल है अभी तक तो नहीं दिख रहे थे, ये वाले, ये रेड लाइन अगर ना होती तो ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, क्या ये बनता हुआ दिखता? नहीं, ये तो तभी आएंगे ना जब ये रेड वाली लाइंस आएंगी, अदरवाइज तो ये ट्रायंगल नहीं थे। ये ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4, मैं इन ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं गाइस, जरा ध्यान से देखना गाइस, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। दिस इज वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके बारे में अभी बात हो रही है। ये तब बनेगा जब ये रेड वाले मैंने कवर किए होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये तब बनेंगे जब ये रेड वाली लाइन आ जाएंगे, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे, दे विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 4 ट्रायंगल और कर लो ऐड। इन 24 में मैं 4 और ऐड कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं इस लाइन को, जरा गौर करना, ये लाइन अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो इस लाइन के आने के बाद आपको कितने ट्रायंगल बन के दिखाई देंगे? 1 2 3 4, 4 और ट्रायंगल आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 24 प्लस 8 दैट इज 32। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 32। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर आपको ये तरीके पता है, ट्रिक पता है, ऑब्जर्व कैसे करना है, चीजों को अलग अलग करके कैसे देखना है, ये सारी चीजें पता है, तो देखो कितने सेकंड का वक्त लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड। बहुत ज्यादा स्लो हो गए तो 10 सेकंड और ले लो, नॉट मोर देन दैट। बट आपके चेहरे पर पसीना नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट टायर्ड, यू विल नॉट गेट फ्राइटेंड कि भाई ओहो सर ये क्या पूछ लिया, ये तो छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के थॉट अगर आए इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है सही से। नेक्स्ट, चलिए भाई, यहां पर पूछा गया कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स। इन लेटर्स को देखते हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो? और आपके लेटर्स क्या हैं? TMANE, दीज आर द लेटर्स विच वी आर हैविंग। मीनिंगफुल वर्ड बनाने में आपको अपनी बेसिक वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो ट्रिक। आपको ये 4 लेटर दिए गए हैं, इन चारों लेटर को यूज करते हुए, यानी कि बिना किसी लेटर को छोड़े, बिना किसी लेटर को रिपीट किए हुए आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। नीदर वी हैव टू रिपीट नॉर वी हैव टू स्किप। ठीक है, अब स्किप भी नहीं करना है, रिपीट भी नहीं करना है। कितने वर्ड बनेंगे बताना जरा। एक तो मुझे टेम दिख रहा है। टेम का मतलब क्या होता है? समथिंग जिसको हम काबू में कर पाए, टू डोमेस्टिकेट समथिंग, जिनको आप अपने वश में कर पाओ, काबू में कर पाओ। ठीक है, पालतू बना पाओ, ये एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिनको टेम कर पाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल टेम। और भी है क्या कुछ? मेट मुझे दिख रहा है, मेट दिख रहा है यानी कि साथी। टीम भी दिख रहा है मुझे, टीम वी कैन हैव। मेट है, टीम है, और क्या दिख रहा है? मेटा दिख रहा है क्या? नाउ बात आती है सर मेटा क्या है। देखो, मेटा इज नॉट अ वर्ड, मेटा इज अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को हम मीनिंगफुल वर्ड के तौर पर काउंट नहीं करते। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मेटा इज अ प्रीफिक्स यूज्ड इन इंग्लिश। ठीक है, मेटामॉर्फिक, मेटा डेटा, मेटा का खुद का कोई मतलब नहीं होता। तो प्रीफिक्स या सफिक्स आपको दिखाई देते हैं तो उनको मीनिंगफुल वर्ड के तौर पे काउंट मत कर लेना। इंग्लिश के जो प्रीफिक्स होते हैं या सफिक्स होते हैं, लीव दैम, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो भाई, फिर से एक वर्ड एनालॉजी आ गई है आपके पास। लेट्स सी कितने लोग इसको कवर करते हैं विद इन टाइम।
चलिए देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के आए हुए हैं, और अगर इसी लाइन पे पेपर बन गया तो कितना मजा आने वाला है। और खास करके जो लोग रेगुलर थे, मॉक्स कर रहे थे, प्लेलिस्ट कवर किया था, उनको तो फिर पेपर को फोड़ देना है बस। 100% मार्क्स चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे। अंपायर इज कनेक्टेड विद गेम, यानी कि किसी भी गेम को ऑब्जर्व करके उसको जज करने का काम अंपायर का होता है। जज ऑफ द गेम इज अंपायर, ठीक है। आप मॉडरेटर कह लो या जज कह लो, ठीक है। तो अंपायर क्या काम करता है कि गेम प्रॉपरली ड्राइव किया जा रहा है या नहीं, खेला जा रहा है नहीं, एक तरह से जज बैठा हुआ है वो। तो क्या इलेक्शन का जज विधायक होता है, चुनाव का जज होता है विधायक? बिल्कुल नहीं। क्या आश्चर्य वंडर का जज प्रोडिगी? नो। बैंक्वेट का जज क्या शेफ होता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन डिबेट का जो जज होता है वो मॉडरेटर होता है। जब कोई वाद विवाद प्रतियोगिता आप देखते हो, कोई डिबेट कंपटीशन आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो देयर इज ऑलवेज वन मॉडरेटर जो कंट्रोल करता है पूरे डिबेट को, ठीक है, कि डिबेट अपने लाइन पर रहे, बिल्कुल अपने टारगेट को मीट करे, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं भी चेंज ना हो या मिस ना हो। तो वो सारी चीजें कौन ऑब्जर्व करता है? मॉडरेटर। तो मॉडरेटर्स आर बेसिकली द जजेस ऑफ डिबेट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखो फटाफट। यहां पर आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। व्हाट इज द ऑड वन आउट? यार इतना इजी पेपर अगर आएगा तो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाएगा, मजा आ जाने वाला है आपको। तो ऑड वन आउट वेरी क्विकली, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। वॉल क्लॉक, पेंटिंग, फोटो फ्रेम एंड कारपेट। देखो, वॉल क्लॉक भी दीवार पर आप यूज करते हो, लटकाते हो, लगाते हो। पेंटिंग को भी दीवार पर आप फ्रेम कर सकते हो, लगा सकते हो। फोटो फ्रेम को भी आप दीवार पर लगा सकते हो। तो दीज थिंग्स आर बेसिकली those objects which can be taken on the wall, which can be framed on the wall, used on the wall। लेकिन कारपेट को आप कभी दीवार पे तो नहीं लगा सकते कि कालीन आपने दीवार पे लगा दी, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिए जाओगे, गलती से करना भी मत, ठीक है। तो दिस इज ऑड वन आउट। अब ये किसी का दिमाग फिर गया, नहीं सर मेरा मन कर रहा है कारपेट को दीवार पे लगाने का। अब आप सर इसका आंसर कैसे बताओगे कारपेट? तो वैसे स्टूडेंट्स के सामने हाथ जोड़ के नमन है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको अगर कारपेट को दीवार पे लगाना है दीवार पे लगाओ, मैं तो कहता हूं पहनना है कारपेट पहन लो, कान में लटका लेना, ठीक है, बट आंसर यहां पर कारपेट ही देके आना। नेक्स्ट, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर? वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, खास करके उन लोगों के लिए जिनको इन वर्ड्स को के बारे में जिनको पता ना हो, और या पहली बार सुना हो, या अगर सुना भी हो तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अलग अलग लेवल पे चैलेंजेस होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये नए वर्ड होंगे, सर ये क्या आ गया, या सुना भी होगा तो हम करेक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। देखो, यहां पर मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले एग, सबसे पहले किसी भी इंसेक्ट में या बटरफ्लाई में आप क्या देखते हो? पहले अंडे आते हैं, एग्स आते हैं। एग से क्या बनता है? लार्वा, ठीक है। एग के बाद जो अगला स्टेज होता है किसी भी इंसेक्ट का या बटरफ्लाईज का या किसी भी तरह की फ्लाइज का, वो क्या होता है? लार्वा, ठीक है। पहले अंडा, देन उसके बाद लार्वा आता है। लार्वा के बाद क्या बनता है? प्यूपा। लार्वा अगर डेवलप होता है तो दैट इज प्यूपा। और प्यूपा के बाद हम क्या बनते हैं? पतंगा, दैट इज इंसेक्ट, मॉथ, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले फोर, फोर के बाद टू, टू के बाद वन, और वन के बाद थ्री। सो द करेक्ट आंसर इज 4213। तो 4213 है क्या? 4213 इज यस, ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आपने प्यूपा वर्ड नहीं सुना है, आपने लार्वा वर्ड नहीं सुना है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो सकती है। नो डाउट अबाउट दिस कि अगर कुछ चीजें आपके लिए लाइफ में ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है, तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कैन ओनली बी डेवलप्ड यूजिंग प्रैक्टिस। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे आपको क्वेश्चन इजी भी लग रहे हो तो भी, बीच बीच में इस तरह के कुछ सरप्राइजेस आपको पेपर देता है, जो कि आपको मजबूरन गलत करना पड़ता है या तो फिर छोड़ना पड़ता है, विच यू विल नॉट वॉन्ट एट ऑल।
चलो भाई बहुत इजी है ये तो। ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स के बेसिस पे ऑड वन आउट बताने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस तरह के ग्रुप ऑफ लेटर्स आएंगे तो आप एक काम करना, इनके रैंक को यूज कर लेना। ADFC यानी कि 1 4 6 3। इधर अगर मैं रैंक को देखूं ILNQ तो 9 12 14 एंड 17। UXZW 21 24 26 एंड 23। और यहां पर क्या दिया गया, EHJG 5 8 10 7। अब जरा इनके ऑर्डर को यानी कि रैंक के ऑर्डर को जरा ऑब्जर्व करो। मैंने यहां पर +3 किया, देन +2 किया एंड देन -3 कर दिया। +3 +2 -3। यहां पर +3 +3 -3। ठीक है, +3 +2, सॉरी नॉट +3, दिस इज +2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो +3 +2 माइनस, अच्छा यहां पर भी +3 है, लगातार एडिशन है। यहां पर +3 +2 देन -3। तो अगर आप देखोगे तो इन तीन ऑप्शन में +3 +2 -3 +3 +2 -3 एंड देन अगेन +3 +2 -3 दिस इज -3। ठीक है, तो ये तीन सीक्वेंस तो सेम है ना, ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में। तो ऑड वन आउट यहां पर ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी ऑड वन आउट। दिस सीक्वेंस इज नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ अदर ऑप्शंस। सिंपल है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेपर की बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, अगर आपने सही से उसकी डिमांड को समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो ना केवल आप सॉल्व करोगे बल्कि मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा भी ले जाओगे। ठीक है, तो आपको टारगेट ये करना है कि LR और GA वाले पोर्शन से टाइम को बचाइए और मैथ्स को डेडिकेट करिए, अगर आपका टारगेट 50 आउट ऑफ 50 करना है GT में तो। 929 119 एंड 599। अब देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी सीरीज क्विकली राइज करे, बहुत तेजी से ऊपर उठते हुए दिखे, तो डिफरेंस पर काम नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन लगाना है। सिंपल, बहुत तेजी से जंप करते हुए दिखे आपकी सीरीज, जैसे कि 9 से 29 ठीक है, यहां से थोड़ा जंप लिया इसने 119 पे पहुंच गया, फिर बड़ा जंप लेके 599 पे पहुंच गया, तो भाई यहां पर मैं डिफरेंस पर क्यों काम करूंगा, मुझे मालूम है कि यहां पर आपने मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक यूज किया है, तो आई नीड टू यूज दैट लॉजिक। अब देखो 9 से 29 कैसे जाओगे, मैं कह सकता हूं कि इंटू 3 + 2, 9 3 जा 27 + 2। अच्छा 29 से 119 जाएंगे तो इंटू 4 कर लूं क्या, 29 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 29 इंटू 2 58, 58 का डबल करो तो 116, तो 116 इंटू 4 + 3। ठीक है, 116 से 119 जाने के लिए +3, तो यहां पर लॉजिक समझ में आ गया। इंटू 3 फिर +2 इंटू 4 +3, तो अब यहां पर क्या इंटू 5 हो रहा है क्या, 119 इंटू 5 करूंगा तो 100 इंटू 5 500 और 19 इंटू 5 95, तो 595 +4 इंटू 5 +4। तो आगे चलते हो आप क्या करना मुझे, इंटू 6 +5। अच्छा 599 इंटू 6 कर दो, एक काम करते हैं 600 इंटू 6 कर लेते हैं, 600 इंटू 6 कर लेंगे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो 600 इंटू 6 3600, 3600 में से 6 माइनस करो तो 3594, 3595, सॉरी 3594, और उसमें 4 ऐड करो तो 3599, 3599 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको मिलेगा 3599। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने सीरीज को समझा है, तरीके से इंजॉय किया है सीरीज की प्रैक्टिस को। चलो नेक्स्ट, what to do and how to do this, very quickly tell me. Arrange the following continents as per increasing order of the area। एरिया के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे एरिया वाले कॉन्टिनेंट, देन धीरे धीरे बड़े एरिया वाले कॉन्टिनेंट, ऐसे जाना है आपको। ठीक है, अब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉन्टिनेंट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो मुझे मालूम है कि सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट होगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाना है तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, उससे थोड़ा बड़ा एरिया वाइज यूरोप है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यूरोप से अगर हम बड़े की बात करें तो तीन बचे हुए हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका, देखो ये बेसिक ज्योग्राफी है, बेसिक ऑब्जर्वेशन है। साउथ अमेरिका से थोड़ा बड़ा है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका से बड़ा है अफ्रीका। अगर एशिया होता तो अफ्रीका से भी बड़ा होता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहले 4 देन 3, 4 3 के बाद साउथ अमेरिका 1 एंड देन 5 देन 2, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें बेसिक आइडिया ऑफ मैप, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, और जीए में तो बॉर्डर्स, स्टेट, किस कंट्री के बॉर्डर से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेट है, इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये पूछ सकते हो आप स्टूडेंट से, अभी सर आपके करवाएंगे भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में। तो कौन से स्टेट की बाउंड्री किस कंट्री से मिल रही है इंडिया में, वो सब चीजें पूछी गई हैं। तो जब वो बेसिक ज्योग्राफी को इस तरीके से पूछ सकता है तो यहां पर तो पूछ ही सकता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। नेक्स्ट, चलिए आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर जिन लोगों को ये ट्रिक पता होगी, रूल पता होगा, वो बहुत आराम से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजीली। चलो इसका तरीका क्या होता है, इसको हम कहते हैं एम्बेडेड ट्रायंगल ट्रिक। और प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो ये सारी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हुई है। एम्बेडेड ट्रायंगल ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक क्या कहती है, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल मैंने 1 बना दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर आपने जितने ट्रायंगल एम्बेडेड किए हैं, एम्बेडेड यानी कि ये देखो, ये पहला ट्रायंगल अंदर आया, तो जो भी एक ट्रायंगल एम्बेडेड होता है तो ये 4 नए ट्रायंगल बनाता है। तो ये पहला ट्रायंगल एम्बेडेड फॉर्म में आया तो इसने 4 ट्रायंगल दिए। ये दूसरा ट्रायंगल एम्बेडेड फॉर्म में आया तो इसने भी 4 ट्रायंगल दिए। ये तीसरा ट्रायंगल एम्बेडेड फॉर्म में आया तो इसने भी 4 ट्रायंगल दिए। और ये चौथा ट्रायंगल एम्बेडेड फॉर्म में आया तो इसने भी 4 ट्रायंगल दिए। तो फाइनल आंसर 17 था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे, अगर आपको ये पता होता, तो आप क्या करते, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने एम्बेडेड ट्रायंगल है, 1 2 3 4, और हर एम्बेडेड ट्रायंगल 4 नए ट्रायंगल बनाकर देता है। हर एम्बेडेड ट्रायंगल 4 नए ट्रायंगल बनाकर देता है। तो 4 इंटू 4 16, आपका आंसर क्या हो जाता है, 17। अगर आपको ट्रिक पता था तो ओरली करना था। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, हार्डली 5 सेकंड्स। एक ट्रायंगल, उसके अंदर 4 एम्बेडेड ट्रायंगल है, तो 16 प्लस 1 विच इज 17। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। और इस ट्रिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस किए हैं, जब मैं आप लोगों को ट्रायंगल काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ा रहा था। आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको कवर किया है, बट अगर कवर नहीं किया है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ओपन करो, उसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एलआर की प्लेलिस्ट सेपरेटली दिखाई देगी। उसको जाके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स सीख लो। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि सेशन को ओवर करने से पहले, बहुत जरूरी बात आप सब लोगों के लिए जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अभी तक मॉक्स नहीं प्रैक्टिस करने शुरू किए, या किए हैं रैंडमली, कहीं कहीं से कोई ना कोई मॉक आपने उठा लिए होंगे, तो डोंट डू दैट। दिस इज ऑल अबाउट योर करियर। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस, पीसीबी या पीसीएम हो, कोई भी हो, आपको करना क्या है, आपको सिंपली मॉक टेस्ट देने हैं। और ये कहाँ से मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको मॉक के लिंक मिल जाएंगे। हर स्ट्रीम के लिए कंप्लीट मॉक के पैकेजेस बनाकर दे दिए गए हैं आपको। 3 डोमेन प्लस 1 वर्बल एंड जीटी, यानी कि 5 सब्जेक्ट के आपको मॉक्स मिल जाएंगे। एवरी सेगमेंट, एवरी सब्जेक्ट विल हैव 50 मॉक्स, तो आप 50 मॉक आपके सामने होंगे।
आप जितने ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और जीटी में तो मैं बोलता हूँ कि 50 के 50 मार्क्स दे दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है 50 मार्क्स देने का तो आप उसको एटलीस्ट उनके आंसर्स को देख लो, पढ़ लो। करंट अफेयर्स में हेल्प मिलने वाली है, क्वांट में, रीजनिंग में, हर जगह हेल्प मिलने वाली है। द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द बेटर योर परफॉर्मेंस विल बी इन एग्जाम। और जीटी में तो जितने ज्यादा करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करके जाओगे, आपका क्वेश्चन बैंक बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है। तो 100% टारगेट करना बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। और द काइंड ऑफ पेपर्स वी हैव सीन इन द फर्स्ट 2 days वो आपको और भी ज्यादा होपफुल बना देता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस होते हैं या किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जुड़े रहना है आपको। और जिस मॉक की मैं बात कर रहा था वो आपको चैनल पर जाके, नॉट मॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेलिस्ट, तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाओ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यू विल गेट दी प्लेलिस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, इसको कवर करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली योर फॉल्ट, यू डोंट हैव टू लाई बिहाइंड। ओके, और अगर आपने अपने डिवाइस में टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड को यूज करिए, स्कैन करिए एंड डाउनलोड टेस्ट कोच ऐप बाय एस चांद। और ये बहुत जरूरी होगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो आप खुद भी डाउनलोड करिए, अपने फैमिली में जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन इन द कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स, उनको भी आप एडवाइस करिए टू डाउनलोड दिस ऐप। Okay, and join this telegram group for further communication, for all the live session links, for all the mocks, for all the queries, to connect with your teachers। हर काम आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर आके कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करिए इन अ बेटर मैनर। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड वी विल सी यू ऑन द अदर साइड। मिलेंगे आगे आने वाले सेशंस में भी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, साथ में मॉक भी करेंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स up in the store for you all in your CVT preparation। just be regular, continue following our sessions। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, बी हेल्दी, बी फिट एंड फाइन, एंड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू सो मच।